नमस्कार। भारत में मंदिर वास्तुकला सिर्फ एक ईंट पत्थर नहीं बल्कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा का जीवंत रूप है। यहाँ हर शिखर, हर गर्भगृह, हर नक्काशी एक कहानी कहती है। दैवता की, विज्ञान की और सांस्कृतिक निरंतरता की। उत्तर भारत में नागर शैली के मंदिर अपने ऊंचे और सीधे जो है शिखर की तरफ उठते हुए ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाने का एक संदेश देते हैं। वहीं दक्षिण भारत की यदि मैं बात करूं तो द्रविड़ शैली विशाल गोपुरम हो, ध्यान केंद्रित करने वाले प्रांगण हो या फिर बारीक मूर्ति कला के साथ वास्तुकला को मंदिर परिप्रेक्ष्य में, मंदिर परिवेश में बदल देती है, जहां हर कदम एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। ऐसी है द्रविड़ शैली। भारतीय मंदिरों में ध्वनि, विज्ञान, वायु प्रवाह, सूर्य की दिशा, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और सब कुछ वास्तु में समाहित हो जाता है। गर्भगृह का अंधेरा और शांत वातावरण, घंटियों की ध्वनि और मंदिर परिसर की संरचना सब मिलकर मन और शांति को संतुलन करते हैं, मन और शरीर को संतुलित करते हैं। भारत की मंदिर वास्तुकला इसलिए अनोखी हो जाती है क्योंकि वह केवल पूजा की जगह नहीं रह जाती बल्कि विज्ञान, कला और संस्कृति और आध्यात्म का मेल हो जाती है, जैसा कि आप मेरा पीठ पीछे भी देख पा रहे हैं। और यही कारण है कि हजारों साल के बावजूद भी हमारे समक्ष इतने विशाल मंदिर आज भी फौलाद की तरह खड़े हुए हैं, हमारी रक्षा करने के रूप में, हमें एक मैसेज देने के रूप में और हमारी पहचान को थामे हुए हैं अलग अलग तरीकों से। तो चलिए, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? मंदिर वास्तुकला की बात करेंगे, मंदिर स्थापत्य कला की बात करेंगे। यानी कि लास्ट लेक्चर की यदि मैं बात करूं तो उसमें हमने सबसे पहले लेक्चर में हमने इंडेक्स को, सिलेबस को समझा। लेक्चर 2 के अंतर्गत हमने हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है उसका वास्तुकला है उसको बहुत डिटेलिंग में समझा था। लेक्चर 3 में हमने मुगल कालीन वास्तुकला को समझा था बहुत डिटेलिंग में। चाहे किसी प्रकार का भी प्रश्न है उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज लेक्चर 4 है और लेक्चर 4 के अंतर्गत आज हम यहाँ पर नया चैप्टर उठा रहे हैं जिसका नाम है मंदिर स्थापत्य कला। इसी के बाद हम पढ़ेंगे फिर नागर जो है मंदिर शैली की स्थापत्य कला, फिर जो द्रविड़ शैली की वास्तुकला, मंदिर वास्तुकला। ठीक है, इसके बाद वेसर मंदिर शैली की स्थापत्य कला। इस प्रकार से अलग अलग लेक्चर्स में इनको कवर करेंगे। फिलहाल ये पूरी कहानी को समझते हैं कि मंदिर स्थापत्य कला आखिरकार क्या है। तो इसमें आप देखेंगे जो मंदिरों का जो निर्माण किया गया बहुत प्राचीन समय से, हड़प्पा समय से भी हमें ये सारी चीज़ें के साक्ष्य देखने को मिल जाते थे। लेकिन समय परिवर्तित होता गया। अब लोगों का पेट भरने लगा तो लोगों ने क्या किया, और चीज़ों पे ध्यान देना शुरू कर दिया। वहाँ के राजा हों, शासक हों, इस तरह से हम देखेंगे गुप्त काल में आते आते आपको इस प्रकार से मंदिरों का वास्तु निर्माण बहुत भव्य और बहुत खूबसूरत दिखाई देगा। अंततः चोलों तक जाते हो बहुत सारे जो है समय सीमा के साथ साथ आगे बढ़ते जाएंगे तो उनके स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा। पहले किस प्रकार के मंदिर स्ट्रक्चर होते थे, तो मंदिर स्थापत्य कला में इस प्रकार के 3 शैलियों को बेसिकली हम पढ़ते हैं अपने यूपीएससी के सिलेबस के अंतर्गत, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। फिर इसमें कई प्रकार की उपशैलियां आती हैं। तो आइए आज अपने इस चैप्टर को हम यहाँ शुरू करते हैं और समझते हैं कैसे चीज़ों को अपने आंसर राइटिंग में सम्मिलित करना है, या फिर चाहे PYQ आपके प्रीलिम्स के उसको कैसे सॉल्व करना है। आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप नए हैं और आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो प्लीज़ संकल्प से सफलता के इस प्लेटफॉर्म को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो है ये जो क्लासेस है ट्यूसडे सैटरडे को शाम को 6 बजे आती है, जिसमें मैं आपको आर्ट एंड कल्चर अभी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मंदिर स्थापत्य की जो यहाँ पर बात की गई है बेसिकली उसको देखते हैं। मंदिरों का अस्तित्व, जैसा कि मैंने कहा कि कोई नया कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ही विवादास्पद ये टॉपिक है कि इसके साक्ष्य अगर हम देखें तो कई बहुत हड़प्पा सभ्यता में, पाषाण युगीन काल में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे प्रकृति पूजा जैसी चीज़ों में भी लोग विश्वास रखते थे। किसमें? प्रकृति पूजा जैसी चीज़ों में भी विश्वास रखते थे। ठीक है, आगे चलकर आप मौर्य काल के अंतर्गत देखेंगे तो यहाँ पर इसमें क्या है कि मौर्य काल के अंतर्गत जब आप देखते हैं तो इसमें भी कुछ छोटे छोटे देवालयों के आप देखेंगे, छोटे छोटे मंदिरों का ऐसा विकास किया गया जहाँ पर पूजा पाठ इत्यादि हो सके। मंदिरों का आकार जैसे जैसे समय बदलता चला गया आप देखेंगे आकार छोटा, गर्भगृह तक पहुंचने के लिए सीढ़ियाँ उस वक्त में, जब हम मौर्य काल की समय की बात करते हैं उस समय या प्राचीन समय पे बात करते हैं, अगर जो साक्ष्य मिले हैं तो इतने भव्य मंदिर नहीं हुआ करते थे। उनका आकार छोटा होता था, गर्भगृह उनका छोटा होता था। ठीक है, सीढ़ियाँ नहीं होती थी, छतें जो है सपाट होती थी, सिंपल साधारण से जो अपने आसपास आज के समय पे हम मंदिर देखते हैं कुछ इस प्रकार से होते थे। प्रदक्षिणा पथ नहीं होता था। अब ये प्रदक्षिणा पथ का टर्म क्या है, जैसे हम लोग याद है कि ये मंदिर है उसके आसपास पूरा यहाँ चक्कर लगाते हैं, प्रदक्षिणा
प्रदक्षिणा पथ है आपका। ये मैंने आपको लेक्चर 3 में, जिसमें मैंने मौर्य काल में जब स्तूप पढ़ाया था, उसमें भी क्लियर किया है। तो जिसने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे उसको भी जाके देखिए, क्योंकि हर लेक्चर एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंगली कनेक्टेड होता है, ठीक है। लेकिन निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि 10वीं शताब्दी तक आते आते भू प्रशासन में आप देखेंगे मंदिर ज्यादातर महत्वपूर्ण होते चले गए, जिनको अब हम आगे स्लाइड्स में समझने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि मंदिर शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। पीटी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको यहाँ नोटिस कर लेना है। अच्छा, ये जिस पेन से मैं लिख रही हूँ क्लियर हो रहा है कि थोड़ा सा पतला जा रहा है? ये इसको थोड़ा सा देखिए, कुछ एक्चुअली इसका पता नहीं है मुझे क्लियर कि मोटा ये ड्रॉ हो पाएगा या नहीं। मैं इसका हाईलाइट ज़्यादा ले लेती हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, ये होप सो दिख जाएगा, ठीक है। अब माना जाता है कि मौर्य और मौर्योत्तर काल में आप जब देखेंगे शैलकृत यानी कि शैलों पत्थरों से वहां पर देखेंगे चट्टानों से गुफा मंदिर बनाए गए, उनका प्रचलन शुरू हुआ। हमने देखा वहां पर जैन गुफाएं हो या फिर बौद्ध गुफाएं हो या हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं हो, हमने देखा था लास्ट लेक्चर 3 में। हमने देखा था कि इस प्रकार से एक ही चट्टान को काट कर वहां पर गुफाएं बनाई जाती थी, जिसको चैत्य विहार भी कहा गया है। इन सबको मैंने वहां समझाया है। तो कह रहे वहां से हमें ऐसे प्रचलन में देखना शुरू हुआ कि इस प्रकार से गुफा मंदिर के रूप में टाइप में मिलते गए हैं। लेकिन प्रारंभिक हिंदू मंदिर का जो निर्माण है वो चट्टानों को काटकर ही बनाया गया, वो हमने यहाँ से देखना शुरू कर दिया। इसके बाद गुप्त काल आते, गुप्त काल कहते हैं बहुत ही गोल्डन एरा था, क्योंकि यहाँ पर मंदिरों का जो स्ट्रक्चर है इतना भव्य, इतना खूबसूरत धीरे धीरे आगे जाके मिलने लगा। मुख्य रूप से ये खड़े पहले हिंदू मंदिर का निर्माण किया गया और बाद में वर्षों में सपाट छत और एकाश्म प्रस्तर से बने निर्मित मंदिरों को लेकर शिखरों से युक्त मंदिरों का विकास हुआ। इस सारी कहानी को भी हम पिक्चर्स वगैरह वीडियो के थ्रू समझाएंगे, तो आप और बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी, ठीक है। यहाँ पर समझ आ गया। अब यहाँ पर देखिए मंदिर का जो विकास चरण था 5 चरणों में हमें देखने को मिलता है। इससे संबंधित भी प्रश्न यूपीएससी ने मेंस में पूछा है। तो हम कोशिश करेंगे जब मंदिर आर्किटेक्चर का पूरा टेम्पल आर्किटेक्चर के तीनों शैलियां कंप्लीट हो जाएंगी, इसके बाद हम मेंस आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहते 3 आपकी मंदिर शैलियां हैं, जिसमें अब देखिए मंदिर के विकास चरण की बात कर रहे हैं, 5 हैं। पहला चरण में आपको इस प्रकार के मंदिर वर्गाकार आकृति में देखने को मिलते हैं। देखिए नीचे का चबूतरा अगर बोले तो कितना सपाट है, कोई छत पे शिखर नहीं है, कोई इस प्रकार से भव्यता नहीं है, सिंपल सा है, यानी कि वर्गाकार आकार है। उतले स्तंभ पर आप देखेंगे ये इस जो है इसको निर्मित कर दिया गया है, ठीक है। और संपूर्ण संरचना का कम ऊंचाई के मंचों पर विकसित किया गया। कोई मंच जो है इसका कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ऊंचाई पर जाके, सिंपल तरीके से। उदाहरण अगर आप देखना चाहें तो सांची में निर्मित मंदिर संख्या 17, इस प्रकार से मंदिर संख्या 17 है, आप उसको जाके इंटरनेट पे देखेंगे तो मिल जाएगा। अब दूसरा चरण, जब हम दूसरे स्टेजेस में समय बढ़ता है, आगे बढ़ते हैं, तो उसमें दूसरे चरण पे चलते हैं। दूसरे चरण में आप चलते हैं तो देखते हैं पिछले चरण से कंपैरेटिवली यहाँ पर ऊंचे मंच पर अब क्या डिफरेंस देखने को मिला। यहाँ पर पतले मंचेस थे, ठीक है। अब यहाँ मंचों की जो है यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी बड़ी होने लगी। पहले पतले पतले मंचेस पे बनते थे ऊबड़ खाबड़ तरीके से, लेकिन अब मंच को बड़ा कर दिया गया। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं गर्भगृह के चारों ओर। अब यहाँ पर क्या क्या ये जो होता है ना, गर्भगृह होता है जहाँ पर मेन जो आपके ईस्ट हैं वो विराजमान होते हैं, जो आपके देवता हैं वो विराजमान होते हैं। कहते हैं गर्भगृह के चारों ओर यही प्रदक्षिणा पथ आपको यहाँ पर द्वितीय चरण में देखने को मिलता है, जो कि प्रथम चरण में देखो नहीं है। यहाँ सिर्फ गर्भगृह को प्रदक्षिणा पथ आपको नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। 2 मंजिला मंदिर के प्रमाण भी यहाँ पर मिले कि भाई 2 स्टोरीज भी मंदिर भी मिले हैं दूसरे चरण में। उदाहरण के लिए नचना ठाकुर स्थित पार्वती मंदिर जो कि आपके मध्य प्रदेश में है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है द्वितीय चरण का। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम आगे देखते हैं तृतीय चरण की यदि बात की जाए तो यहाँ पर सपाट छतों के स्थान पर अब क्या हुआ। यहाँ पर देखिए पिछली बार में क्या था कि यहाँ पर प्लेन छतें मिल रही थी, यहाँ पर प्लेन छतें मिल रही थी, आपको कोई शिखर इखर नहीं मिल रहा था, क्लियर है। लेकिन जैसे आप तीसरे चरण के अंतर्गत आते हैं, सपाट छतों के स्थान पर क्या होने लगा, शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण। अब थोड़े से शिखर पिरामिड्स टाइप के आपको मिलने लगते हैं, ठीक है। कम ऊंचाई के साथ आप देखेंगे, कम ऊंचाई के साथ तथा आकार में लगभग वर्गाकार रहते हैं। ऊंचाई उतनी नहीं बढ़ी अभी, लेकिन शिखर युक्त हो गए हैं, लेकिन वर्गाकार आकृति में अभी भी देखने को मिल रहा है। आई होप यहाँ तक स्पष्ट हो रहा होगा, क्लियर दिख रहा है ना चीजें। चलिए मंदिर बनाने की जो पंचायतन शैली है, अब पंचायतन शैली क्या होती है इसको मैं स्पष्ट कर देती हूँ। हालांकि इसको जब हम द्रविड़ शैली पढ़ाएंगे तो उसमें भी समझेंगे। पंचायतन शैली में क्या होता है, इस प्रकार से 5 ओर आपका मंदिर अन्य देवताओं से
ये चार ओर से अन्य देवताओं से यहाँ पर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे गणेश जी की मूर्ति हो, लक्ष्मी जी की मूर्ति हो, फॉर एग्जाम्पल शिव की, यहाँ पर विष्णु की हो या राधा कृष्ण की हो। लेकिन बीच में जो मेन देवता होते हैं, जैसे कि बीच में मान लीजिए शिव की शिवलिंग है, तो ठीक है, ये पंचायतन शैली पर बेस्ड है। ये क्या है, पंचायतन शैली पर बेस्ड है, जहाँ पर मुख्य देवता बीच में विराजमान होते हैं और बाकी के अन्य देवता अलग अलग कॉर्नर्स पे आपको ऐसे दिखने, तो ये क्या कहते हैं, पंचायतन शैली कही जाती है। ठीक है, और यही मंदिर जो है बनाने का जो यहाँ पर है आपको उदाहरण देखने को मिलता है, जैसे दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में, एहोल का दुर्गा मंदिर कर्नाटक में, ये एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब चतुर्थ चरण में जब हम आते हैं, फोर्थ स्टेज में आते हैं, तो वहां पर मुख्य मंदिर अधिक आयताकार हो गया। अब यहाँ पर देखिए वर्गाकार तक था, शिखर हल्का सा इसमें भी, पर ये अब आयताकार हो गए हैं। ठीक है, अब ये आयताकार हो गए और बाकी सब पिछले चरण जैसा था, लेकिन उदाहरण के तौर पर अगर इस प्रकार के ऐसे टाइप के मंदिर कुछ कुछ मिलते हुए देखने हैं तो शोलापुर स्थित त्रिविक्रम मंदिर, जिसे टेर मंदिर भी कहा जाता है, एक बेस्ट एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है। तो हमने देखा 5 स्टेजेस में हमारे मंदिर जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उस प्रकार से डेवलप होना धीरे धीरे शुरू होते हैं समय काल के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। आखिरी पंचम चरण क्या है, इसमें बाहर की ओर उथली आयताकार है। देखिए बाहर की ओर उथली आयताकार यहाँ पर इस तरह से बनाया गया है। ठीक है, किनारों वाले वृत्ताकार मंदिरों का निर्माण हुआ। पिछले चरण जैसी विशेषताएं इसमें भी जारी रही हैं, लेकिन मणिनाग मठ जो है राजगीर में, वो उसका एक अच्छा उदाहरण है। तो ये 5 चरण आपने देखे कि भाई प्रथम चरण में इस प्रकार, द्वितीय, फिर तृतीय, फिर चतुर्थ, फिर पंचम, ये हो गया। ठीक है, अब हमने समझा कि किस प्रकार से स्ट्रक्चर जो है स्टार्टिंग टाइम में बिल्कुल पीक पे जब था तो तब कैसा था। अब समझते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला जब वीडियो प्ले हो रहा था पीछे से, तो मैंने बताया कि मंदिर में जो है गर्भगृह होता है। ठीक है, उसमें आप देखेंगे प्रदक्षिणा पथ होता है, अधिष्ठान होता है, शिखर होता है। ये सब क्या है, ये सब जानना बहुत जरूरी है पीटी के लिए भी और मेंस के लिहाज से, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मंदिर स्थापत्य के अलग अलग अंग हैं। जब कोई स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो हर स्ट्रक्चर का कोई मीनिंग होता है मंदिर में। ठीक है, तो यहाँ पर वो समझना है। जैसे कि गर्भगृह क्या होता है, सबसे पहले ये बहुत ही पवित्र स्थान पूरे मंदिर में माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपके देवता विराजमान होते हैं, इसीलिए गर्भगृह सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। किसी भी मंदिर में जाएंगे आप देखेंगे कि गर्भगृह में जैसे आप प्रवेश करते हैं, वहाँ की जो वाइब्रेशन है बहुत डिफरेंट होती है। जैसे आप गेट के बाहर निकलेंगे अलग वाइब्रेशन होगी, लेकिन जैसे गर्भगृह के अंदर आप प्रवेश करेंगे वहाँ की वाइब्रेशन बहुत अलग होगी, वहाँ की आपके प्रति फीलिंग्स बहुत अलग होंगी, वहाँ की भव्यता बहुत अलग होगी, हर तरीके से चीज़ों को अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पवित्र भाग माना जाता है मंदिर का कौन सा, गर्भगृह, जिसमें किसी देवी देवता की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। द्रविड़ शैली में आप जब चलेंगे तो ये आयताकार, जबकि नागर शैली में वर्गाकार होता है। यानी कि जब हम शैलियों को पढ़ेंगे मंदिर की, जो 3 टाइप की होती है, जैसा कि मैंने कहा, नागर शैली और द्रविड़ शैली और बेसर शैली। घबराना नहीं है, जिसने नहीं पढ़ा होगा बिल्कुल भी उसको ये नहीं सोचना है क्या है, समझेंगे इसको, प्रॉपर समझेंगे। तो कह रहे हैं कि भाई नागर शैली में जब हम देखेंगे गर्भगृह का आकार कैसा होता है, वर्गाकार होता है। लेकिन जैसे हम द्रविड़ शैली में जाते हैं, इसमें गर्भगृह का आकार कैसा हो जाता है, आयताकार हो जाता है। यही कह रहे हैं, बस इतनी सी बात है। ठीक है, डिटेल में समझेंगे तो और बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है, अब अधिष्ठान क्या होता है, ये चबूतरे नुमा संरचना होती है, इसको यहाँ पर हाईलाइट भी किया गया, मंच चबूतरा जिसको बोलते हैं, या चबूतरे नुमा जो है अधिष्ठान, ये एक तरीके से ये चबूतरा मान सकते हैं। इसका आधार बनाकर, इसको बेस बनाकर मंदिर का निर्माण किया जाता है। और नागर शैली में अधिष्ठान एक आवश्यक तत्व है, जबकि द्रविड़ शैली में जरूरी नहीं है, इसको समझेंगे। ठीक है, अब जैसे नागर शैली जो होगी, हम जब नागर शैली में उस समय काल में जब मंदिर बनाए जाते थे, ठीक है, तो वहां पर देखेंगे कि इस प्रकार के मंचों का होना अनिवार्य था। लेकिन द्रविड़ शैली जैसे ही साउथ में आप जाएंगे तो वहां पर इस प्रकार के मंचेस होना अनिवार्य नहीं है, बहुत आवश्यक नहीं माना गया है वहां पर। ठीक है, उसको हम द्रविड़ शैली के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब शिखर क्या होता है, यही शिखर समझिएगा, ये शिखर इसका शीश, ठीक है, जो कि जस्ट आपके गर्भगृह के ऊपर ही होता है। गर्भगृह के ऊपर विशाल निर्मित संरचना को शिखर कहा जाता है। नागर शैली में शिखर रेखीय होते हैं। जब नागर शैली पढ़ेंगे तो वहां के शिखर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल है ये। ठीक है, शीश पर आमलक की संरचना होती है, आमलक यहाँ पर कलश इत्यादि इस प्रकार से स्थापित किया जाता है यहाँ पर। और जबकि द्रविड़ शैली में जब आप जाएंगे, यानी कि साउथ के टेम्पल्स में जब आप जाएंगे, तो शिखर पिरामिड की आकार के होते हैं और शीश पर छत्रिका की संरचना भी ये होती है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, ये आपके ये शिखर जो है यहाँ पर नागर शैली में, कुछ माफी चाहती हूँ, एक मिस्टेक हो गई थी, नागर शैली में जो आपके शिखर होते हैं वो कुछ इस प्रकार से रेखीय सीधे होते हैं।
ठीक है, माफ़ी चाहती हूँ यहाँ पर मिस्टेक हुआ था बताने में। और जैसे ही आप द्रविड़ शैली यानी कि साउथ इंडियन पैटर्न टेम्पल्स में जाएंगे, वहाँ पर आपको देखेंगे बहुत भव्य इस प्रकार से बड़े बड़े आपको मैं एक अच्छे आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, मैं बताने का प्रयास करूँ इस प्रकार से, जैसे मदुरई का मीनाक्षी मंदिर इत्यादि आप देखेंगे कितने भव्य हैं, उनको पिक्चर्स के थ्रू भी समझेंगे, है ना। तो वहाँ पर इस प्रकार से शिखर बनाए जाते हैं, ठीक है। और पिरामिड के आकार के होते हैं, जो शीर्ष पर छत्रिका की स्थापना होती है यानी कि आमलक की स्थापना होती है। यहाँ तक स्पष्ट है कि इसमें क्या जरूरी हमने देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। गोपुरम क्या होता है, देखिए जैसे ही साउथ में आप जाएंगे ना, ये मंदिर का प्रवेश द्वार माना जाता है गोपुरम। और साउथ यानी कि दक्षिण शैली में जब आप जाएंगे, द्रविड़ शैली में जाएंगे, वहां पर गोपुरम बहुत भव्य हो जाते हैं। और द्रविड़ शैली का ये बहुत विशेष अंग है, ये अत्यंत विशाल और अलंकृत कई चीजों से सुसज्जित और बहुत बड़े बड़े भव्य होते हैं। इसको अभी हम समझेंगे, ठीक है। बहुत भव्य होते हैं, वहां पर पूरे राजाओं के द्वारा बनवाई गई उनकी जीवन शैली कह सकते हैं, उस समय काल की परिस्थितियां कैसी थी, राजनीति कैसी थी, आर्थिक सामाजिक स्तर पर क्या चीजें थी, उनको वहां पर उकेरा जाता है। पूरे उस समय काल की चीजों को वहां पर चित्रों के माध्यम से, वास्तुकला के माध्यम से उकेरा जाता है, ठीक है। गोपुरम की विशालतम वास्तविकता तात्कालिक आर्थिक और राजनीतिक समृद्धि को भी दर्शाती है। तो साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स है उसमें आपको गोपुरम बहुत भव्य देखने को मिलेंगे, वहीं गोपुरम की ज्यादा प्रसिद्धि है और मान्यता है। मंडप की बात करें तो मंदिर का प्रवेश स्थान होता है, यह कोई द्वार, मंडप या सभा भवन हो सकता है। मंडप यहाँ पर कभी कभी शादी ब्याह भी इत्यादि किए जाते हैं, आपने मूवीज वगैरह में देखे होंगे। इसे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को स्थान देने के लिए प्रयोग किया जाता है। वाहन की अगर बात करें तो मुख्य देवता का वाहन होता है, इसे गर्भगृह के ठीक सामने स्थापित किया जाता है। वाहन जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ नहीं है कोई बात नहीं, जैसे शिवलिंग ये है आपका वाहन है, ठीक है। जैसे शिवलिंग अंदर स्थापित है गर्भगृह में, तो उसके सामने यहाँ पर आपको वाहन यानी कि कह रहे हैं कि गर्भगृह के ठीक सामने स्थापित किया जाता है मुख्य देवता। यानी कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल शिवलिंग अगर यहाँ पर स्थापित है, तो उनके सामने यहाँ पर उनका नंदी स्थापित होगा, उनका वाहन स्थापित होगा। परकोटा ये दीवार क्या होता है, तो द्रविड़ मंदिरों में यानी कि साउथ टेम्पल्स में जब आप देंगे, साउथ इंडियन टेम्पल्स में यानी कि द्रविड़ शैली में, वहां पर गोपुरम बनाए जाने का एक बड़ा कारण है कि मंदिरों को दीवारों से घिरा होना। नागर शैली में मंदिरों में ही प्राय नहीं पाया जाता है परकोटा दीवार, जबकि आपका वहां पर साउथ इंडियन टेम्पल्स में हमेशा पाया जाता है, दीवारों के अंतर्गत ऐसे देखने को मिलता है। क्लियर है। अब यहाँ पर मंदिर स्थापत की कुछ शैलियां, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, 3 प्रकार की शैलियों को हम पढ़ेंगे, पैटर्न्स को पढ़ेंगे, जिसमें आप कई कई जगह जाएंगे, देखिए नॉर्थ में जाते होंगे तो आपको सेम पैटर्न में मंदिर मिलते होंगे, जैसे साउथ में आते होंगे वहां पर एक अलग पैटर्न में मंदिर मिलते होंगे। तो जगह के हिसाब से मंदिर के स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखने को मिलता होगा, लेकिन जैसे ही पर्टिकुलर ऊपर एरिया में रहते होंगे वहां पर सेम टाइप के मंदिर का पैटर्न रहता होगा, है ना। तो यही चीज हम क्या समझेंगे, नागर, द्रविड़ और बेसर शैली, ठीक है। नागर शैली को, द्रविड़ शैली को, बेसर शैली को हम आने वाले लेक्चर्स में भी समझेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए, पीछे हम चलेंगे, इससे पहले देखिए कहाँ से कहाँ तक आपको कौन से पैटर्न के मंदिर का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जैसे हिमालय से लगभग आप देखेंगे, यहाँ से आपको जो है आपका कौन सा है, विंध्य पर्वत जो आपका है यहाँ पर है, इसको देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। विंध्य पर्वत से पहले तक उत्तर भारत की जो शैली है नागर शैली, वो विंध्य पर्वत तक आपको यहाँ पर नागर शैली के ही साक्ष्य देखने को मिलेंगे। नागर शैली पर बेस्ड टाइप के मंदिर का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही फिर आप नीचे आते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं ये आपने नागर शैली उत्तर भारत की शैली है, हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत से पहले तक देखने को मिलती है। जैसे आप बेसर शैली की बात करते हैं तो ये विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी के क्षेत्र तक विस्तारित होती है। कहाँ से, विंध्य पर्वत से आपके कृष्णा नदी के क्षेत्र तक ये विस्तारित होती है। अब देखिए कोई यहाँ पर मेजरमेंट लेके मत बैठिएगा कि मैम यहाँ नहीं यहाँ पर है, ये एक अनुमान के लिए है, आगे लेक्चर्स में इसको भी क्लियर कर देंगे, ठीक है। इस हिस्से में आपको कौन सी शैली में देखने को मिलती है, बेसर शैली देखने को मिलती है। बेसर शैली आपको, बेसर शैली जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे कृष्णा से आप यहाँ पर कन्याकुमारी के बीच में आप आते हैं, यहाँ पर देखिए कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के क्षेत्र तक आते हैं तो आपको द्रविड़ शैली पर बेस्ड यहाँ पर टेम्पल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। किससे, द्रविड़ शैली। इसीलिए मैं बार बार कहती क्या है, ये साउथ के टेम्पल्स हैं। द्रविड़, द से याद रखना, दक्षिण भारत के मंदिरों की बात हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से डिवीजन आपको देखने को मिलता है। यहाँ तक स्पष्ट हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मंदिर निर्माण शैली का एक तुलनात्मक अध्ययन दिया गया है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि नागर शैली का अगर
समय काल देखें कि कब से कब तक उस पैटर्न के मंदिर बनाए जाते थे, तो 7वीं से 13वीं शताब्दी तक के बीच में, जो कि उत्तर भारत की शैली हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक है। और किसके संरक्षण में इसको बनवाया गया, किसके शासन काल में इसको बनवाया गया, किसने संरक्षण दिया इस शैली को, इस मंदिर के पैटर्न को, नागर शैली को? तो पाल, सेन, सोम, गैंग, चेदीगंग, गढ़वाल, प्रतिहार वंश द्वारा इसको सुरक्षित किया गया। ध्यान रखना है, पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप हिस्ट्री के टॉपिक में और ज्यादा डेप्थ में पढ़ते होंगे तो वहां पर ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, बेसर शैली की बात की जाए तो 8वीं से 14वीं सदी तक आपको इस शैली के प्रमाण देखने को मिलते हैं। मंदिर स्ट्रक्चर जो कि विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी के क्षेत्र पर यहाँ पर अवस्थित है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिखा चुकी हूँ। स्पष्ट है? अब कह रहे हैं ये किसके समय संरक्षण काल में इसको बनाया गया? राष्ट्रकूट, चालुक्य, काकतीय, होयसल, यादव वंश द्वारा इसको संरक्षित किया गया, बनवाया गया, उनको संरक्षण दिया गया। अब आते हैं हम द्रविड़ शैली पर, जो कि 7वीं से 18वीं सदी तक की शैली का इसका विकास हुआ है, जो कि कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के क्षेत्र में इस शैली पर निर्मित मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। किसके द्वारा संरक्षित किया गया? पल्लव, चोल, पांडे, विजयनगर, नायक वंश और इनके द्वारा संरक्षित किया गया। यहाँ तक स्पष्ट है? कोई भी डाउट है? आई होप कोई डाउट नहीं होगा अब आपका। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे कि मैंने ऑलरेडी क्यू में कर रखा है कि नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, नागर शैली मंदिर स्थापत्य को डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या समझा आज पूरा, कि मंदिर जो आपका निर्माण है वो मंदिर का जो स्थापत्य है वो कब से देखने को मिलता है, कब से हमें उसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। ठीक है, मंदिर के विकास चरण कितने 5 टाइप्स के हैं, अलग अलग तरीके से वहाँ पर उनका डिज़ाइन किया गया है। फिर मंदिर स्थापत्य के अंग हैं जैसे गर्भगृह, अधिष्ठान, शिखर, ठीक है, गोपुरम, मंडप, वाहन, परकोटा, दीवार, कहाँ कहाँ कौन सी शैली में विशेषता देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा मंदिर स्थापत्य की कुछ शैलियाँ हैं जैसे नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। एक चीज़ यहाँ पर क्लू आपको और दे देती हूँ, जो आपकी नागर शैली है और द्रविड़ शैली है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग पैटर्न पे इनके मंदिर बनते हैं। लेकिन बेसर शैली जो बीच में आपको विंध्य पर्वत से कन्याकुमारी तक, सॉरी, विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी तक देखने को मिलती है, उसे कहते हैं बेसर शैली। उसमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, यानी कि नागर शैली के मंदिर का स्ट्रक्चर का भी पार्ट आपको वहाँ बेसर शैली के अंतर्गत देखने को मिलेगा, और द्रविड़ शैली के टेक्सचर का भी कुछ रुख आपको बेसर शैली में देखने को मिलेगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब हम यहाँ चलते हैं तो नागर शैली और द्रविड़ शैली के कुछ कुछ हिस्से, मंदिर आर्किटेक्चर का कुछ हिस्सा कह सकते हैं, या मंदिर आर्किटेक्चर का जो पैटर्न है वो आपको बेसर शैली के अंतर्गत देखने को ही मिलता है, यानी कि दोनों के मिश्रण का निचोड़ है बेसर शैली। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट हो गया? आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। तो क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, उसके डिफरेंस को पढ़ा, और आई होप ये चीज़ें समझ आई होंगी। और अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहली शैली जो है नागर शैली स्थापत्य कला को पढ़ेंगे हम, नागर शैली स्थापत्य कला। फिर हम फिर और एक लेक्चर में पढ़ेंगे द्रविड़ शैली मंदिर स्थापत्य कला। फिर हम पढ़ेंगे बेसर शैली। इसके बाद मैं प्रयास करूंगी कि आपको इन जो भी अब तक पढ़ाया गया इतने लेक्चर्स में उनका मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाए, ताकि साथ साथ में आप समझते रहें कि भाई कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, प्रश्नों की प्रकृति कैसी रहती है, बहुत जानना जरूरी है, चाहे वो पीटी की हो, चाहे वो मेंस की हो, चाहे वो किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम के सिलेबस की बात हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को हम यहाँ समाप्त करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ तक अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टाइप करें संकल्प से सफलता, आपको मेरा इस प्रकार से फोटो दिख जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।